हेलो चिल्ड्रन, आज बताना है बायोट-सेवर्ट लॉ। जैसा कि लास्ट क्लास में हम बताए थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, उसमें हम बताए थे कि यदि कोई कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तब उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसका कुछ डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन के बारे में दो हम नियम बताए थे। एक नियम था एम्पियर स्विमिंग रूल और एक नियम था जिसको हम लोग कहते हैं स्नो रूल। अब जानना है कि यदि कोई कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसा कि आप जानते हैं तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन कोई फिक्स्ड होगा नहीं। लेकिन बताए थे एक टर्म करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब हो गया कि एक छोटा सा स्मॉल लेंथ के लिए यदि हम लोग करंट का वैल्यू लें तो स्मॉल लेंथ के लिए जो करंट का वैल्यू होता है वह उसको हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। और इसी करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। कहां वैल्यू निकालना है? मान लेते हैं कहीं भी निकालना है। एक पॉइंट है दिया हुआ आपको P, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो कहता है कि हमको तो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूरे कंडक्टर के कारण। पूरे इस कंडक्टर में जितना करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट के कारण, पूरे करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन यह जो बायोट-सेवर्ट लॉ जिन्होंने नियम दिया, उन्होंने नियम दिया एक्चुअली स्मॉल लेंथ के कारण। तो स्मॉल लेंथ से जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग कहेंगे करंट एलिमेंट। तो ये करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो स्मॉल लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा, स्मॉल होगा। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखें डीबी से। डीबी मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल लेंथ या करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ डीबी, इसका क्या वैल्यू होगा, इसके बारे में हमको निकालना है। मान लेते हैं यह जो पॉइंट है, इस करंट एलिमेंट से इसका डिस्टेंस कितना है, R है। यह करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होगा। तो करंट एलिमेंट से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, यह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो करंट के बराबर, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अमाउंट ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। और क्या होगा, यह जो मैग्नेटिक फील्ड है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ, स्मॉल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कह सकते हैं आईडीएल, मतलब करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि करंट एलिमेंट में करंट भी है, स्मॉल लेंथ भी है, तो करंट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कह सकते हैं कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और क्या होता है,
dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मतलब करंट एलिमेंट और ये जो डिस्टेंस है r, एक इसके बीच का जो एंगल है थीटा, उस थीटा के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और यह जो मैग्नेटिक फील्ड है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, नजदीक आएंगे, करंट एलिमेंट के नजदीक आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, और दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसको बोला जाता है। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सबको मिला दीजिए, कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स, सबको मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। कहता है इसको हम लोग इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं, और dB का वैल्यू हो जाएगा, हम एक कांस्टेंट ले लिए आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जहां के क्या है, एक कांस्टेंट है, फिर के क्या है, इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट है। और कहता है ये जो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, इसका वैल्यू इसके मीडियम पर भी डिपेंड करता है। मतलब यह जो कंडक्टर लिए हैं और जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लेना है, इसके बीच का कैसा मीडियम है, मीडियम पर डिपेंड करता है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, कंडक्टर के चारों तरफ कैसा मीडियम है, उस मीडियम पर डिपेंड करता है। के का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, तो कहता है मीडियम पर डिपेंड करता है। कंडक्टर के चारों तरफ का जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। मतलब आप सीजीएस में बात कर रहे हैं कि एसआई में बात कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो करता है उस सिस्टम पर भी डिपेंड करता है जिस सिस्टम में हम लोग इसका वैल्यू लेंगे। जैसे यदि हम लोग बात करें सीजीएस में, तो क्या होगा, कहता है इन सीजीएस में यदि हम लोग लें तो के का वैल्यू 1 होता है, सीजीएस में के का वैल्यू होता है 1 होता है, तो डीबी का वैल्यू हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सीजीएस में डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इन एसआई में
इस के का वैल्यू क्या हो जाएगा? एसआई में के का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। एसआई में के का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, जहां म्यू नॉट क्या है? फिर म्यू नॉट को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहिए, एयर कहिए या वैक्यूम कहिए, सब एक ही चीज है। मतलब यदि इस कंडक्टर के चारों तरफ एयर है या फ्री स्पेस है, तो ये जो के जो कांस्टेंट होता है, इस के कांस्टेंट का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये म्यू नॉट का भी वैल्यू होता है। कितना म्यू नॉट का वैल्यू होता है? तो कहता है म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7। और इसका यदि हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका होता है वेबर पर एम्पियर पर मीटर, पर एम्पियर पर मीटर। या इसमें जितना भी जो कांस्टेंट होगा, जितना भी जो टर्म आएगा, फिजिकल क्वांटिटी आएगा, सब का जो यूनिट डायमेंशन हम बताए कहां मिलेगा आपको? आगे का टॉपिक में फोर्स ऑन चार्ज पर, मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, आगे के चैप्टर बताएंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। उस टॉपिक जब आएगा तो सारा ये जो टर्म यहां आ रहा है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, चाहे परमिएबिलिटी आ रहा है, जो भी टर्म आ रहा है, सारा टर्म का यूनिट डायमेंशन वहां बताएंगे। फिलहाल हम लोग लिख दें कि हाँ म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर होता है। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। इस म्यू नॉट का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 4 पाई। ये हो गया 10 टू द पावर -7। और इसका हम लोग यूनिट लेते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। के का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 और इसका यूनिट हम लोग लेंगे तो हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर कहां से आया? ये वैल्यू आपका पता चलेगा जब फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़िएगा तब वहां होगा। फिलहाल हम लोग देखें कि के का वैल्यू 10 टू द पावर -7 होता है। तो चलिए, तो डीबी का वैल्यू हो जाएगा, मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया कितना? के का वैल्यू हम लोग लिख दें म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो गया ए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब जैसा कि आप जानते हैं, बताए थे शुरू में कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे जरा देखिए। इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम लोग राइट साइड बात करें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई स्केलर क्वांटिटी है, आई करंट वेक्टर क्वांटिटी है, ए डीएल स्केलर क्वांटिटी
ये करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये dl जो स्मॉल लेंथ है यही वेक्टर क्वांटिटी है, या आई dl कहिए तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम लोग वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है। पहले तो हम लोग एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, जहां यूनिट वेक्टर क्या करेगा, वो डायरेक्शन शो करेगा। वेयर आर कैप क्या है, यही है यूनिट वेक्टर जो कि हमको डायरेक्शन बताता है, विच शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यही हमको डायरेक्शन बताता है। अब जरा देखिए इसको हम और कैसे जरा इसको बढ़ा सकते हैं। dB म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आर कैप को हम लोग लिख दें आर वेक्टर बाई उसका मॉडुलस, आर वेक्टर बाई उसका मॉडुलस हो गया। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई तो करंट है, dl आर, यहां dl भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये आर भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, आई को आई छोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, dl वेक्टर है, आर वेक्टर है साइन थीटा बाई, इसको हम लोग आर के पावर 3 लिख दें, आर तो स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है, इसको हम लोग आर का मॉडुलस का स्क्वायर यार आर के पावर 3 हो गया। तो dB वेक्टर टर्म में हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस आर बाई आर के पावर 3। यही हो गया dB बाय इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस आर बाई आर के पावर 3। यही हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वेक्टर के टर्म में। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और जब इसको वेक्टर के टर्म में हम लोग लिख दिए, मतलब यहां दो dl और r का क्रॉस प्रोडक्ट में लिखें, तो इसके चलते भी हमारा एक इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल सकता है। कैसे डायरेक्शन निकलेगा, चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन तो आप जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन ऑफ dB यहां से भी निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, चाहे उसी को राइट हैंड रूल भी कहते हैं। डायरेक्शन निकलता है राइट हैंड स्क्रू रूल, या इसी को हम लोग राइट हैंड रूल भी कहते हैं, या इसी को हम लोग राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। तो वहां पढ़े होंगे कि यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो डायरेक्शन अपवर्ड होता है, यदि क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। मतलब इफ dl क्रॉस r यदि ये एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड
अपवर्ड, या इसी को कहा जाता है आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल जैसे एक करंट फ्लो हो रहा है, डीएल है, करंट फ्लो हो रहा है। यहां पर यदि हम लोग लें पी पॉइंट आर हो गया, तो यहां पर जो डीबी होगा ये क्या है, ये तो क्लॉकवाइज हो गए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, इस तरफ हो जाएगा। यदि हम लोग इधर लें, इधर हम लोग लें पॉइंट पी, तो यहां पर डीबी का डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हो गया, इधर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया अपवर्ड हो गया, या आउटवर्ड कहिए, आउटवर्ड या अपवर्ड, बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल। इसी तरह यदि इफ डीएल क्रॉस आर कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो, तो डीबी का वैल्यू हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा। डाउनवर्ड कहिए चाहे इनवर्ड कहिए, इनवर्ड नॉर्मल। जैसे ये मान लेते हैं यहां पर पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यदि इधर हम लोग लेंगे तो ये क्या हो गया, एक क्लॉकवाइज हो गया, एक क्लॉकवाइज हो गया। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अंदर की ओर हो गया। करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की ओर, आउटवर्ड हो गया। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की ओर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह रोटेटरी हो जाता है। तो एक यहां से एक नया हम मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन दे दिए। मैग्नेटिक फील्ड चूंकि यहां स्मॉल लेंथ मतलब करंट एलिमेंट और डिस्टेंस आर के क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इससे भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले सकते हैं। और एक क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए इसका डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से, या इसी को हम लोग कहते हैं राइट हैंड रूल है, कहते हैं। क्या है राइट हैंड रूल? यदि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन होता है अपवर्ड या आउटवर्ड होता है। जैसे इसमें देखें, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं डीएल क्रॉस आर, यहां भी आर है, यहां भी आर है, तो यहां डीएल क्रॉस आर, यहां एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर हो गया। यहां डीएल क्रॉस आर ये क्लॉकवाइज है, तो यहां अंदर की ओर हो गया। तो ये तो डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया एक क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर। अब जरा हम लोग कुछ इसका स्पेशल केस लें, यही मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग एक स्पेशल केस लेंगे। Some special cases, केस 1 लीजिए। केस 1 में हम लोग क्या लें, मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 है। थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब
एक कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है, स्मॉल लेंथ dl है। r का वैल्यू मतलब इस कंडक्टर पर ही कोई पॉइंट है, तो यहां थीटा हो गया, r हो गया, तो यहां थीटा हो गया 0 हो गया। तो थीटा 0, तो साइन 0 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया μ0/4 I dl साइन 0/r²। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया 0। मतलब जो कंडक्टर हम लिए हैं, कंडक्टर पर यदि कोई पॉइंट हो तो कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है 0। केस 2, थीटा इक्वल टू 180। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, dv μ0/4 I dl साइन 180 बाई r²। ये भी 0, साइन 180 का वैल्यू होता है 0, साइन 180 0, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0। मतलब जिस तरह यहां है ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया। तो उसी तरह यदि नीचे भी कोई पॉइंट है, पॉइंट यहां पर है, यदि ये पॉइंट नीचे है तो देखिए dl का वैल्यू करंट का डायरेक्शन ऊपर हो गया और ये r का वैल्यू नीचे हो गया, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब करंट के एक्सिस में, करंट के ऊपर नीचे, मतलब कंडक्टर पर यदि कोई पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0। कंडक्टर पर करंट के डायरेक्शन में, करंट के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इस तरह करंट है, यहां पर dl है, इसके यहां पर P पॉइंट है, ये r है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहां हो गया थीटा हो गया 90 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा μ0/4 I dl साइन 90 डिग्री बाई r²। तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, तो 1 का मतलब हो गया μ0/4 I dl बाई r²। ये मैक्सिमम हो गया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम। मतलब यदि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लेंगे तब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। ये तो हो गया, कुछ स्पेशल केस हो गया। अब जरा एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाएं। न्यूमेरिकल देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एन एलिमेंट, एलिमेंट मतलब छोटा टुकड़ा, एन एलिमेंट करंट एलिमेंट, एक छोटा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा है डेल्टा एल, डेल्टा एल, इसका वैल्यू है डेल्टा एक्स आई। डेल्टा एक्स आई का मतलब हो गया एलोंग एक्स एक्सिस लेना है, मतलब ये एक्स एक्सिस में है, यह एक्स एक्सिस में लेना है। इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन, यह जो एक्स एक्सिस के ऑरिजिन पर है, सेंटर पर है। एंड कैरीज ए लार्ज करेंट, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर, करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, ये यदि ऑरिजिन पर है तो वाई एक्सिस का मतलब हो गया ये वाई एक्सिस हो गया,
ये y एक्सिस हो गया। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। एक पॉइंट है P, यहां का डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर है। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर। और डेल्टा x का वैल्यू भी दिया हुआ है। डेल्टा x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। देखिए हम लोग देख चुके हैं बायोट सेवार्ट लॉ। अप्लाइंग बायोट सेवार्ट लॉ, बायोट सेवार्ट लॉ हम लोग अप्लाई करें तो dB का वैल्यू हो जाएगा μ0/4π IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर। μ0/4π ये तो हो गया 10⁻⁻⁷। करंट का वैल्यू कितना है 10 एम्पियर, एसआई में है 10 हो गया। DL यही डेल्टा एल हो गया। डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, डीएल का वैल्यू है डेल्टा एक्स इंटू आई। आई के डायरेक्शन में, आई के डायरेक्शन में है तो डेल्टा एल का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एक्स मतलब 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हो गया। तो डेल्टा एल का वैल्यू हो गया 1/100 मीटर हो गया। डेल्टा एल का वैल्यू लिख दीजिए 1/100। साइन थीटा, डेल्टा एल है आर इधर है तो थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 मतलब 5/10 मीटर, एसआई में है तो 5/10 का स्क्वायर हो गया। 10⁻⁻7 ये हो गया 0 कट गया 1/10 साइन 91 हो गया। ये चल जाएगा ऊपर 10/5 इंटू 10/5 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻8 4 इंटू 10⁻⁻8 और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया वहां पर 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। अब इसका डायरेक्शन आप ले सकते हैं। डायरेक्शन देखिए, करंट का वैल्यू है इस डायरेक्शन में है। करंट क्या लिखते हैं डीएल क्रॉस आर, बताए थे डीएल क्रॉस आर। यहां क्या है डीएल क्रॉस आर क्या है, इधर डीएल का डायरेक्शन है, ये आर का डायरेक्शन है तो डीएल क्रॉस आर क्या हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये है डीएल है एलोंग एक्स एक्सिस, आर है एलोंग वाई एक्सिस। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड हो गया मतलब बाहर की ओर एलोंग जेड एक्सिस। डायरेक्शन हो गया एलोंग जेड एक्सिस, एलोंग बाहर की ओर। इसको हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव का मतलब हो गया बाहर की ओर, आउटवर्ड। पॉजिटिव जेड एक्सिस कहिए चाहे इसी को हम लोग कहेंगे आउटवर्ड कहेंगे। तो ये हो गया न्यूमेरिकल हो गया। अब इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं बायोट सेवार्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालता है। इसके पहले जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे तो इसी तरह था इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक करंट में है मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है कूलम्ब्स लॉ से। यहां
मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बायोट सेवार्ट लॉ से, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब हो गया यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है। नेक्स्ट क्लास में